इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 3 है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर का मीनिंग, फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग, फीचर्स, प्राइवेट सेक्टर की फॉर्म्स। तो पहले वाली 2 वीडियोस के लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिनका टारगेट समाज का कल्याण होता है, उपभोक्ताओं का भला करना, सोसाइटी का कल्याण करना। तो ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हम कह सकते हैं कि दैट्स कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जिसका कंट्रोल, जिसके ऊपर मनी लगाने का काम गवर्नमेंट के हाथ में होता है, या ये कह लीजिए कि इसकी स्थापना भी गवर्नमेंट करती है, ओनरशिप भी गवर्नमेंट की होती है, मैनेजमेंट भी किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर ने कुछ नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत कुछ करता है। पर 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, सारा बोलबाला प्राइवेट सेक्टर का था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी थी जो प्राइवेट सोसाइटी की चल रही थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की ही चल रही थी। पूरा कंट्रोल प्राइवेट लोगों के हाथ में, गवर्नमेंट के पास कुछ कंट्रोल नहीं था। पर जैसे ही 20th सेंचुरी आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन देश में होना स्टार्ट हुआ, उद्योगीकरण, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी। पर एक प्रॉब्लम सामने आने लगी, प्राइवेट सेक्टर के हाथों एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उपभोक्ताओं का शोषण होना, लेबर का शोषण होना, एडल्ट्रेशन करना, प्राइसेस ज्यादा ले लेना। तो इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए पब्लिक सेक्टर का बीच में आना बहुत जरूरी था। इसलिए पब्लिक सेक्टर के अंदर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बननी स्टार्ट हुई, जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, पैसा लगाती है, मैनेजमेंट भी खुद संभालती है। फायदा क्या होगा इससे, समाज का कल्याण होगा, उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो पाएगा, एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं जिसको हम, ना कंज्यूमर का ना लेबर का। तो पब्लिक सेक्टर की कहीं ना कहीं जरूरत तब महसूस की गई जब देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर उपभोक्ताओं का, लेबर का शोषण कर रहा है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर गला काट प्रतियोगिता भी शुरू हो गई थी। मतलब सामने वाली कंपनीज को compete करने के लिए कंपनी क्या करने लगी, अपने प्रोडक्ट का प्राइस कॉस्ट से भी कम करने लगी, ताकि मेरा ही प्रोडक्ट बिके, चाहे सामने वाली कंपनी को ही बंद क्यों ना कराना पड़े। गला काट प्रतियोगिता बोलते हैं इसको हम। तो इस टाइप की जब प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उस वक्त पब्लिक सेक्टर की जरूरत को महसूस किया गया। ऐसा लगा लीजिए 20th सेंचुरी से पब्लिक सेक्टर का प्रारंभ शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। तो पब्लिक सेक्टर है क्या, इसका मीनिंग अब हम जान लेते हैं। पब्लिक सेक्टर जिसको एस्टेब्लिश्ड ओनरशिप और मैनेजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। ओनरशिप या तो पूरी गवर्नमेंट की होती है, या गवर्नमेंट का मैक्सिमम शेयर होता है। मान लीजिए कोई बिजनेस है, या तो उस बिजनेस के अंदर 100% शेयर गवर्नमेंट का रहेगा, या ऐसा लगा लीजिए मिनिमम 51% शेयर तो गवर्नमेंट का होगा ही होगा। मतलब अगर 100% है तो 100% में से 50 से ज्यादा जो शेयर है वो गवर्नमेंट का होगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर के आने से बेनिफिट क्या हुआ, प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस फेयर रहने लगे, लोगों को सर्विसेज अच्छी मिलने लगी हैं, प्राइसेस फेयर मिलने लगे हैं, काफी सारी फैसिलिटीज मिलने लगी हैं। तो ऐसे इंटरप्राइज जिसका टारगेट सोसाइटी का कल्याण करना तो है ही सही, प्लस प्रॉफिट कमाना भी है, उसको हम कह सकते हैं कि दैट्स कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जिसको हम स्टेट एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का नाम भी हम दे सकते हैं। पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेजेस इन टॉपिक्स के अंडर में नहीं आते, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो भी हैं, हमेशा फैसिलिटीज मिनिमम कॉस्ट पे देते हैं, जिनका टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं होता। हम यहां पे बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट भी हमको कमाना है, पर साथ में सोसाइटी का भला भी करना है। क्योंकि हम प्रॉफिट को किसी भी बिजनेस से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही हट गया तो हम कैसे लॉन्ग टर्म में उसको कैरी कर पाएंगे, कैसे और अच्छी फैसिलिटीज हम सोसाइटी को दे पाएंगे। भले ही हमको प्रॉफिट कम कमाना हो, पर प्रॉफिट कमाना हम पब्लिक सेक्टर में से भी अलग नहीं कर सकते। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट का कैसे शेयर होता है, तो मैं बात करता हूं आपके सामने स्टील स्टील अथॉरिटी की।
स्टील अथॉरिटी के अंदर गवर्नमेंट का 85.82% शेयर है। इसी तरह से स्कूटर्स इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का 95% से भी ज्यादा का शेयर है। इसी प्रकार से नेशनल फर्टिलाइजर्स के अंदर गवर्नमेंट का 97% से भी ज्यादा शेयर है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान पेट्रोलियम में गवर्नमेंट का 51% से भी ज्यादा का शेयर है। तो कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के नेम मैंने आपको बताए हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर या कह लीजिए गवर्नमेंट का ओनरशिप है 50% से भी ज्यादा। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, सारा जो भी कंट्रोल होता है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो भी पब्लिक सेक्टर है उसका टारगेट पहला सोसाइटी का कल्याण करना, लोगों को शोषण से बचाना, दूसरी बात प्रॉफिट कमाना भी है। प्रॉफिट चाहे कम कमाना है पर प्रॉफिट कमाना हमारा टारगेट रहेगा। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स को हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के अंडर में नहीं आते हैं। पब्लिक सेक्टर के अंडर तो बिल्कुल भी नहीं आते गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि इनका टारगेट पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। यहां पर फैसिलिटीज हम सबको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर के क्या क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स में जो सबसे पहला फीचर है वो है स्टेट ओनरशिप। अब स्टेट ओनरशिप का मतलब ये नहीं है राज्य है, नो, यहां पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है। स्टेट ओनरशिप का मतलब है कि यहां पर जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की ओनरशिप है। वो ओनरशिप चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, या दोनों मिलकर करे, या कोई भी गवर्नमेंट पूरी तरह से करे, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओनरशिप के अंदर प्राइवेट सेक्टर का भी कुछ हिस्सा रहेगा, पर मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट का हिस्सा कम से कम 51% तो रहेगा ही रहेगा, तभी हम उसको पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं। तो डेफिनेटली जो ओनरशिप है बेसिकली वो गवर्नमेंट की ही रहती है। फिर सेकंड टॉपिक, गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहता है। तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स के अंडर में ही काम सौंप रखा है, जैसे डाक और तार विभाग है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, तो वैसे ही कुछ डिपार्टमेंट के अंडर में ही उनको काम दिए हुए हैं। तो डिपार्टमेंट के जो भी सेक्रेटरीज होते हैं वो मुख्य अधीक्षक या कह लीजिए कि सीईओ बनकर वो काम को हैंडल करते हैं, उसी को संभालते हैं। जैसे ही डिपार्टमेंट के कोई ऑर्डर आते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते जाते हैं। तो डिपार्टमेंट के अंडर में ही ये सारे के सारे सेक्टर्स काम करते रहते हैं। फिर हमारी बात आती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम। इस प्रकार के सेक्टर को फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। आप पैसे का अरेंजमेंट पब्लिक से कर सकते हो, चाहे शेयर्स सेल करके, चाहे डिबेंचर सेल करके, चाहे उनसे डिपॉजिट करवा कर। तो फाइनेंशियल फ्रीडम है, डिपार्टमेंट से भी पैसा आता है, आप उस पैसे को भी यूटिलाइज कर सकते हो। फिर डिपार्टमेंट को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी होती है, मतलब हमने जो पैसा कमाया है वो हमने डिपार्टमेंट तक पहुंचाना होता है, जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया है वो उसको दिखाना होता है। नेक्स्ट है हमारा सर्विस मोटिव। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, हमारा टारगेट सर्विस मोटिव सबसे पहले है। ठीक है, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं पर सर्विस भी हमको सोसाइटी को डेफिनेटली देनी ही है, ताकि उपभोक्ताओं का, लेबर का, सोसाइटी का शोषण ना हो, उनको प्राइसेस फेयर मिले, एडल्ट्रेशन ना हो। तो ये हमारा सर्विस मोटिव का पॉइंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। सोचकर देखिए कि इस प्रकार के बिजनेसेस को चलाने के लिए पैसा कहां से आता होगा? पब्लिक से। तो पब्लिक के लिए हमारी जवाबदेही है। तो इस तरह से पब्लिक को जवाबदेह होने के लिए जब संसद या विधानसभा के सत्र होते हैं तो वहां पे हमें सबके सामने जवाब देना होता है कि हमने प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, डिपार्टमेंट के अंदर गड़बड़ कहां चल रही है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम काम पूरा कर पाए या ना कर पाए। तो वहां पर कभी कभी बहुत बड़ी बहसबाजियां भी होती हैं। डेफिनेटली ऐसा कह लीजिए कि हमें पब्लिक को जवाब भी देना पड़ता है डिपार्टमेंट्स को लेकर, इस प्रकार के सेक्टर्स को लेकर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूल्स बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हमको बिजनेस संभालने होते हैं। कोई भी अपना पर्सनल डिसीजंस नहीं थोप सकता, चाहे वो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, वो भी डिपार्टमेंट से जो ऑर्डर आएगा उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता रहता है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि रूल्स की वजह से कभी कभी डिसीजंस लेने बहुत देरी में आते हैं। डिसीजंस काफी बार देरी से लिए जाते हैं। मान लो मैंने कोई डिसीजन लिया, मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूं या कोई नया प्लान है,
फाइलें ऊपर तक जाएंगी, वहां से पास होंगी, फिर पता नहीं कितने टाइम में पास होकर आने वाली है। तो डिसीजंस लेने में कभी कभी डिले हो जाते हैं, डिसीजंस आप तुरंत नहीं ले सकते। जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमको पता है कि प्राइवेट ओनरशिप है, आपको जो डिसाइड करना है आप फटाफट से अप्लाई कर दो। यहां पर डिसीजंस डिपार्टमेंट से आएगा, या ऐसा कह लीजिए कि गवर्नमेंट से आएगा, गवर्नमेंट ही बताएगी कि डिसीजन अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो डेफिनेटली डिसीजंस कहीं कहीं डिले होते हैं। आठवां हमारा पॉइंट है गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। पब्लिक सेक्टर सभी प्रकार के लोगों से बना के रखती है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो इंप्लॉइज हैं, चाहे वो पब्लिक है, चाहे गवर्नमेंट है, सभी से बना के रखती है। इसलिए इनके इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी सबसे अच्छे रहते हैं, मधुर संबंध बनते रहते हैं। सभी इंडस्ट्रीज के साथ हमको बना के रखना होता है, इसलिए हमारे जो रिलेशन है सबके साथ अच्छे रहते हैं। फिर हमारा है यूजफुल फॉर द ऑल द पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। जितने भी सोसाइटीज के हमारे जो पार्ट हैं, सेक्टर हैं, उन सब के लिए यूजफुल रहता है। जितने भी सेक्टर हैं हमारे, चाहे वो कंज्यूमर की बात करें, चाहे क्रेडिटर की बात करें, चाहे मीडिया की बात करें, चाहे इंडस्ट्रीज की बात करें, इस टाइप का टॉपिक जो है पब्लिक सेक्टर का जो टॉपिक है हर प्रकार के सेक्टर के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि बेनिफिट देखो, कंज्यूमर को भी मिलेगा, लेबर को भी मिलेगा, लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी मिलेगा। तो सभी प्रकार के सेक्टर्स के लिए पब्लिक सेक्टर बेनिफिशियल रहती ही है। मोनोपोली इन द फ्यू सेक्टर, कुछ सेक्टर्स के अंदर पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली भी है। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट रेल चलाती है, अब रेल मंत्रालय के अंडर में है ये, रेल मंत्रालय के अंडर में रेल डिपार्टमेंट। तो रेल का काम देखा जाए तो मान लो 10 पैसेंजर ने एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना हो, पूरी ट्रेन चाहे भले खाली पड़ी हो, फिर भी ट्रेन आपको वहां पे लेके जाएगी, चाहे प्रॉफिट नहीं होगा। तो कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ जगह ऐसी है जहां पर पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली भी है। डाक और तार विभाग, डाक और तार का मतलब इस प्रकार के कामों के ऊपर भी मोनोपोली है। गवर्नमेंट के अलावा कोई काम लेने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के कामों के अंदर प्रॉफिट बहुत कम होता है, या तो होता नहीं है या लॉस में चलता है। इस वजह से भी इसके ऊपर गवर्नमेंट का मोनोपोली है। अब रेलवे का मान लो किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना हो, आप सोच के देखिए कितनी सारी रेल लाइंस बिछानी होगी, पूरा काम स्टार्ट करना होगा, कितना सारा पैसा चाहिए होगा। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर मोनोपोली सिर्फ गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ही उस प्रकार के बिजनेस को चलाती है, वो बिजनेस कोई और इंडिया में नहीं चला रहा। फॉर एग्जांपल मैं भी रेलवे की बात कर रहा हूं आपको। तो मोनोपोली भी है पब्लिक सेक्टर के अंदर कुछ कामों को लेकर। तो डेफिनेटली हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर के क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, पैसा कौन कौन कैसे कैसे लगा सकता है। फिर मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए जहां पर गवर्नमेंट का परसेंटेज है। फिर हमने डिस्कस किए इसके 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स। इन फीचर्स के बेस पर ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करेंगे, पब्लिक सेक्टर का ही टॉपिक हमारा आगे कंटिन्यू होने वाला है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।